મિત્રોનો હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને વિનંતી કરું ડોક્ટર કે લક્ષ્મણજીને કે તેઓ આગળ આપણને બધાને સંબોધન કરે. બાકી સાથે છે અમારા રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી મોરચાના, ઓબીસી મોરચાના અને પ્રતાપગઢના સાંસદ આદરણીય શ્રી સંગમલાલ ગુપ્તાજી, અમારા રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ મોરચાના શ્રી સાગરભાઈ રાયકા, ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉપાધ્યક્ષ અને ઓબીસી મોરચાના પ્રભારી શ્રી પટેલ સાહેબ, મહેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, બંને મહામંત્રીઓ શ્રી મયંકભાઈ નાયક અને સનમભાઈ પટેલ. માન્ય અધ્યક્ષશ્રીને વિનંતી કરું કે તેઓ पत्रकार परिषद में संबोधन करें. नमस्कार सभी गुजरात के पत्रकार बंधुओं को. 2 दिन का प्रवास गुजरात प्रदेश के अंदर ओबीसी मोर्चा की ओर से आज कई प्रोग्राम हमारे अध्यक्ष तय किए गए. 8, 9, 10 सितंबर मास के 3 दिवस का राष्ट्रीय कार्य समिति ओबीसी मोर्चा का बैठक जोधपुर राजस्थान में किया गया है. हमारा केंद्र मंत्री भूपेंद्र यादव जी उद्घाटन और समारोह हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने किया. अमित शाह जी के आगमन से ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ता देश भर मनोबल बढ़ गया. ओबीसी मोर्चा का भी दायित्व भी बढ़ गया था. पूरा देश भर ओबीसी समाज को भी अमित शाह जी ने विश्वास जताया. भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो भी समाज के अंदर लगभग 55% के ऊपर जो आबादी है उनके हित के लिए काम करने वाली अकेली दल भारतीय जनता पार्टी है. और 8 साल हमारे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय ओबीसी समाज के उन्नति के लिए और उनके आरक्षण के बारे में हो, केंद्रीय सरकार के अंदर विद्या संस्थाओं में और रोजगार में और जन कल्याणकारी योजना जितने भी बनाए 8 साल के अंदर सबसे ज्यादा लाभान्वित ओबीसी समाज के है. ओबीसी समाज का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया अकेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है. इसलिए 3 दिवस की बैठक में हम रचना करें कि आने वाले दिनों में जहां भी चुनौती राज्य है, गुजरात से लेकर कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और गैर बीजेपी शासित राज्य जहां भी है, उन राज्यों में ओबीसी मोर्चा सक्रिय भूमिका निभाकर किस तरह समाज के अंदर अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उनके हित के लिए काम करने वाली मोदी जी सरकार ये गांव-गांव और घर-घर पहुंचाना हमारा दायित्व मानते हैं. और पूरा ओबीसी समाज के समर्थन से दोबारा हमारा सरकार, जहां हमारा बीजेपी सरकार है, डबल इंजन सरकार किस तरह शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, महिला, युवा, किसान के हित के लिए काम कर रही. इन मुद्दों को लेकर ओबीसी मोर्चा और जितने भी पिछड़ा वर्ग समाज के बड़े बड़े समाज है उनका भी सम्मेलन करना और छोटे छोटे जातियां जो भी है उनका भी संगठन करके सम्मेलन करके किस तरह मोदी जी ने जो रवैया अपनाए 8 साल के अंदर लोगों के पास पहुंचाने का जिम्मेदारी ओबीसी मोर्चा ने ली है. और हम दावा के साथ बताते हैं हमेशा आजादी के हिंदुस्तान के अंदर 75 साल के अंदर
कांग्रेस लगातार ओबीसी को धोखा देती आई। समय समय पर जब ओबीसी समाज के हित के लिए आरक्षण का मुद्दा आया, हमेशा नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक विरोध करती आई। ये इतिहास है। इनका तो पर्दा हम फाश करने के लिए हर मोर्चा के कार्यकर्ता मंडल स्तर से लेकर गांव स्तर तक पहुंचेंगे, क्योंकि काका कलेकर कमीशन 1953 में नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, हमारे अंबेडकर जी के दबाव में कमीशन तो गठाया, मगर कमीशन सिफारिश को अमल करने के लिए कम से कम दोनों सदनों में चर्चा तक नहीं किया था। क्योंकि यही काका कलेकर कमीशन जब अपने निवेदन में जो सिफारिश की थी, लोकसभा में चर्चा नहीं किया और राज्यसभा में भी चर्चा नहीं किया था। उसी समय में 1953 में जब गठन हुआ, 1955 में वो जो निवेदन लगभग 2400 जातियों को वो आइडेंटिफाई किया, उसमें से लगभग 850 अति पिछड़ा वर्ग के नाते जो कमीशन सिफारिश किया। मगर 17 साल तक प्रधानमंत्री के नाते नेहरू जी था सरकार में, चर्चा तक नहीं किया। क्योंकि अंबेडकर जी ने पिछड़ा वर्ग समाज के लिए 340 धारा के नाते कमीशन के आधार पर जो भी सिफारिश वो सरकार को अमल करने का जो दायित्व दिया था, वो अमल नहीं किया। और 1961 में उसको पूरा खारिज किया। ये रिपोर्ट को, वो पूरा रिपोर्ट को कम से कम चर्चा नहीं किया। और हमेशा नेहरू जी बताते हैं, जाति आधारित आरक्षण होना नहीं समाज के अंदर, आर्थिक रूप से आरक्षण होना, ये उनका ये बयान था। और बाद में लगभग 16 साल इंदिरा गांधी थी, तभी भी कुछ कमीशन बिठाए नहीं। काका कलेक्टर कमीशन का उसका भी जिक्र भी नहीं किया। बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, मगर इस बीच में जब गैर कांग्रेस सरकार बनी थी मोरारजी देसाई का, मोरारजी भाई जब प्रधानमंत्री बने, बीजेपी के समर्थन से बीजेपी भी उसमें जुड़ गई थी। जब 1978 में तभी दूसरा कमीशन गठन किया, वही मंडल कमीशन। मगर वो कमीशन रिपोर्ट तैयार होने के बाद 1980 में वो कमीशन में भी लगभग 3800 जातियों को बताया और लगभग 52% ओबीसी समाज देश के अंदर और 27% वो अपने निवेदन में वो ओबीसी के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट केंद्रीय सरकारियों में नौकरियों में और केंद्रीय विद्या संस्था में वो निवेदन में। मगर हमारा बदौलत मोरारजी देसाई का सरकार गिर जाना अंदरूनी के कारण से, बाद में फिर इंदिरा गांधी आई थी 1980 में, मगर 80 से लेकर हमारे कभी भी 84 तक प्रधानमंत्री थी। अचानक उनका वो इंदिरा गांधी का निधन हो गया, असैसिनेशन हो गया। और 4 साल के अंदर भी मंडल कमीशन के बारे में कम से कम जिक्र भी नहीं किया, चर्चा तक नहीं किया। बाद में राजीव गांधी आया, राजीव गांधी तभी भी मंडल कमीशन का कुछ उसका जिक्र भी नहीं था। फिर दोबारा वीपी सिंह का जनता दल सरकार जब बनी, जब भी वाजपेयी जी और अडवाणी जी उस सरकार में शामिल थे, बीजेपी के समर्थन से जो सरकार चल रहा था, वही सरकार पार्लियामेंट में पेश किया मंडल कमीशन सिफारिश अमल के लिए। तब राजीव गांधी एक विरोधी दल के नेता का नाते सख्त विरोध किया ये आरक्षण को। और वो भी बताया कि जैसे नेहरू जी बताए, ये जाति आधारित समाज के अंदर ये आरक्षण होना नहीं चाहिए। ये जाति आधारित अगर आरक्षण हो रहा था तो ये विभाजन होगा
हार्दिक रूप से जो गरीब है उनके लिए आरक्षण देना, ऐसा एक प्रतिपक्ष विरोधी दल के नेता के नाते ये पार्लियामेंट में उनका बयान था। तो ये कांग्रेस का रवैया किस तरह पिछड़ा वर्ग समाज के हित के लिए ये काम करे, तो लोगों को जानकारी नहीं है। फिर बाद में 1900 लगभग 93 से जब आरक्षण अमल शुरू हुआ, उसके पहले भी कोई उच्च न्यायालय गए, ऐसी कांग्रेस के एनएसयू उनका स्टूडेंट विंग था, वो भी बहुत बड़ा आंदोलन चढ़ाया ये आरक्षण के खिलाफ देश भर में। कोई खुदकुशी कर ले, कोई कोर्ट को गए, मगर कोर्ट भी 2 कंडीशन पे ये 27% अमल करने का आदेश दिया गया। वही था कि एक नेशनल लेवल पे एक कमीशन बैकवर्ड क्लास के लिए बिठाना जरूरी है, और दूसरा क्रीमी लेयर, जो भी सोशली इकोनॉमिकली एडवांस्ड कास्ट जो बीसीस के अंदर है, उनको आरक्षण का सुविधा नहीं देना चाहिए। उस तरह क्रीमी लेयर, तब 1 लाख का वार्षिक आय जो कंडीशन था, तब से लेकर एनसीबीसी बना, मगर वो दंतहीन था, और क्रीमी लेयर का वार्षिक आय 1 लाख था। जब मोदी जी 2014 में सरकार में आया, प्रधानमंत्री बना, एक गरीब बेटा, अति पिछड़ा वर्ग समाज से आए हुए पहली प्रधानमंत्री इस देश का मोदी जी ने जब बना, और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगातार, मोदी जी ने ये सरकार तो गरीब के हित के लिए काम करने वाले, पिछड़ा वर्ग उन्नति के लिए काम करने वाली सरकार, ये उनका बयान था। 2017 में ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के पार्लियामेंट में पेश किया, तभी भी कांग्रेस फिर उसका विरोध किया, राहुल गांधी विरोध किया, वामपंथी विरोध किया, क्योंकि अगर ठीक ढंग से अगर आरक्षण 27% हमको जो दिया गया अगर नहीं अमल हो रहा था, तो ये जुडिशियल एक्शन लेने के लिए, लीगल एक्शन लेने के लिए जुडिशियल पावर दिया जा रहा था, ये संविधान दर्जा मिलने से उसका भी विरोध। मगर हमारा आंकड़े थे, लोकसभा में बिल तो पारित हो गया, मगर दूसरा दिन जब राज्यसभा में हम प्रस्तुत किए, वहां पे हमारे को आंकड़ा नहीं रहने से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे नड्डा जी कितना भी प्रयास करे, मगर ये जो आपके डीएम के क्षेत्रीय दल हो, आपके क्षेत्रीय दल जो ठेकेदार समझते पिछड़ा वर्ग समाज के, वो सब ये बिल को खिलाफ किए, तो बिल रिजेक्ट किया गया, बिल हार गया। फिर 1 साल लगा भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में सेलेक्ट कमेटी बनाकर, फिर जब हमारे आंकड़े आए थे 2018 से हमको संवैधानिक दर्जा दिया, ये मोदी जी का देन है। तब से लेकर 1993 से वीपी हमारे मंडल कमीशन सिफारिश लागू होने के बाद और उच्च न्यायालय आदेश के बावजूद भी कोई सरकार, कौन से सरकार, यूपीए तो 2004 से लेकर 2014 तक था, उनके समर्थक कौन थे, ये क्षेत्रीय दल आरजेडी, एसपी, बीएसपी, ये तो बोलते हमारे ये अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए काम करने वाले जो दल बोले, ये कोई समर्थन नहीं किया, कम से कम बिल पारित करने का प्रयास नहीं किया। 10 साल मनमोहन सिंह का सरकार था, कांग्रेस सरकार था। ये कांग्रेस इतना ओबीसी समाज के हित खिलाफ जो गद्दारी किया, पूरा ओबीसी समाज आज को जानकारी होना चाहिए। फिर तब से लेकर मोदी जी आने के बाद 8 साल के अंदर मैं दावा करता हूं, ये 75 साल की आजादी के अंदर लगभग 60 साल आप लोग हुकूमत में थे, ओबीसी समाज के लिए जो मोदी जी ने किया, आप 60 साल के अंदर उसमें एक भी नहीं किया। हम यही मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। ये संवैधानिक दर्जा के अलावा मोदी जी आने के बाद जो वार्षिक आयु क्रीमी लेयर का था 8 लाख बढ़ाए, और उसके अलावा इसमें भी कैटेगराइजेशन करने के लिए, विभाजन वर्गीकरण करने के लिए ओबीसी के अंदर छोटे छोटे जातियों को भी अगले उनको भी आरक्षण मिलने के लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन बिठाया। और पहली बार आपको जानकारी होना चाहिए, 75 साल आजादी के अंदर 93 से मंडल कमीशन सिफारिश होने के बाद 27% हमारे ओबीसी छात्रों को केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय पाठशाला में, सैनिक स्कूलों में और न्याय विश्वविद्यालय में पहली बार गत वर्ष में
आरक्षण दिया जा रहा है। लाखों संख्या में ओबीसी समाज के छात्रों, जो गरीब बच्चों को आज एक क्वालिटी एजुकेशन, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो आज हमारे विद्या संस्था चला रहे, आज लाखों संख्या में आज लाभान्वित हुए। उतना ही नहीं, पहली बार एक केंद्र सरकार में मोदी जी के साथ 27 ओबीसी समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर किस तरह मान सम्मान और ओबीसी समाज का गौरव बढ़ाया, ये मोदी जी से ही मुमकिन हुआ। नहीं तो आप लोग आपके परिवार के सदस्यों को मंत्री में लाना, आपके परिवार के सदस्यों को संसद बनाना, विधायक बनाना, मोदी जी पहली बार लगभग 40%, इतना ही नहीं, एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी, महिला 70% पहली बार ऐसा सरकार जो है पूरे समाज को ध्यान में रखते हुए मोदी जी 27 ओबीसी समाज के लोगों को केंद्र मंत्रिमंडल में भागीदारी बनाना, ये इतना साहसपूर्ण निर्णय मोदी जी से हुआ। और जो मेडिकल सीट्स में ऑल इंडिया लेवल में नीट के माध्यम से जो परीक्षा होती है, हमारे गरीब ओबीसी बच्चा क्यों डॉक्टर नहीं बनना, क्यों डॉक्टर के ऊपर भी पढ़ाई नहीं करना, इसीलिए 27% नीट के माध्यम से होने वाले परीक्षा में भी आज एमबीबीएस और एमडी में आरक्षण देने से, और उसके अलावा जो भी आर्थिक रूप से गरीब है उनके लिए भी 10% आरक्षण दिया गया। उससे हर साल 5,500 छात्रों को आज लाभ हो रहा है। अगर सीट बढ़ गए तो उतना ही आरक्षण भी बढ़ते जाएगा। और जो हमारे गरीब बच्चे, सिर्फ नौकरियां नहीं, रोजगार मांगने वाले नवयुवक नहीं होना चाहिए, रोजगार देने वाली संस्था बनना हर एक ओबीसी छात्र। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्यकारों के लिए, मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ से आज एक अच्छा जो ये मत्स्य संपदा के नाम पे जो दिया गया, कई लोगों को आज रोजगार मिल रहा। और प्रधानमंत्री वेंचर कैपिटल फंड, सिर्फ क्यों नौकरी करना, ये लोग ये ओबीसी समाज के बच्चों को भी आज छोटा छोटा स्टार्टअप के माध्यम से इंडस्ट्री, पारिश्रमिकवेत्ता बनाना, उद्योगपति बनाना, उसके लिए भी वेंचर कैपिटल फंड। सिर्फ एससी एसटी को जो सुविधा था 2018 से मोदी जी ओबीसी समाज के बच्चों के लिए भी, क्या कोई 100 लोग, आज हजारों लोग इसका लाभ उन्होंने। और इतना नहीं, बैकलॉग पोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लगभग 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 75 साल के अंदर 10 के ऊपर कोई ओबीसी समाज के प्रोफेसर नहीं थे। हमेशा कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं था, वो वजह से बैकलॉग पोस्ट। एक ही साल के अंदर मोदी जी का आदेश था। और हमारे एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को जब हमारा ओबीसी मोर्चा नेता जाकर हम बताए, ये इतनी हजारों संख्या में ये खाली पड़े हुए कई सालों से इसका भर्ती नहीं हो रहा, तुरंत ऑर्डर दिया गया। एक साल के अंदर लगभग 10,000 असिस्टेंट प्रोफेसर वो जो खाली है उनको भर्ती करने के लिए हर 3 मास में मुझे रिपोर्ट देना चाहिए, ऐसा आदेश दिया गया। अभी लगभग 4,000 हमारे ओबीसी समाज के आज नौजवान नवयुवता आज प्रोफेसर बन गए, ये 75 साल के अंदर ये केंद्रीय विश्वविद्यालय में। उतना ही नहीं, मोदी जी सरकार ने आज पार्लियामेंट में 127 एक्ट अमेंड करके, ताकि अपने अपने राज्यों में कौन समुदाय ओबीसी है आप ही तय करो, ये केंद्र से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए हमारा हर प्रदेश कैन डिसाइड ऑन योर ओन विच caste belongs to